सो एज यू नो हम लोग ने अपना इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट रिकॉर्ड कर दिया है और अभी हम लोग थर्ड पार्ट को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक्स and which is like the part which we have to do is final goods and intermediate goods. Now final goods and intermediate goods इसके लिए important होता है कि अगर हम अपने इकोनॉमी में डबल कैलकुलेशन करना नहीं चाहते, है ना, तो हम लोग को डबल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि एक ही गुड्स को हम 2 बार काउंट करना नहीं चाहते, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलूं, अगर तुमने एक शुगर बनाई, ठीक है, तो आप उसका अगर सपोज करो शुगर का कॉस्ट अगर आप काउंट कर लेते हो कि भैया हमने शुगर बनाई, ठीक है, उसके बाद वो शुगर अगर कोई केक कंपनी यूज कर लेती है या उसको कोई स्वीट कंपनी यूज कर लेती है, तो जो स्वीट का दाम होगा उसमें तो वो लोग शुगर का कॉस्ट ऐड करेगा. समझ में आ रहा बात को? माने जैसे एक मिठाई बनाने के लिए जब अपना कॉस्टिंग निकालेगा तो उसने जितना चीनी यूज किया है वो तो मिठाई में ऐड करेगा ना, उसके बाद तो उसका कॉस्टिंग निकलेगा और फिर वो उसका प्रॉफिट जोड़ेगा. ठीक है. पर अगर तुमने शुगर का दाम ऑलरेडी कैलकुलेट माने एक बार अपना जीडीपी में ले लिया, तुमने अपना नेशनल इनकम में ऐड कर दिया और फिर तुम उस मिठाई का भी दाम ऐड कर रहे हो, तो मतलब शुगर को आप 2 बार काउंट कर लेंगे, है कि नहीं. तो डबल काउंटिंग होने का बहुत टेंशन है इसके अंदर में. तो हमको ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है. देखो चीनी का मजा कैसा है, जैसे दूध का ही मजा ले लो ना. अगर सपोज को लो एक मिठाई का दुकान है, वो दूध भी बेचता है, मैंने होता है ना बहुत जन दूध पीने जाता है ना मिठाई की दुकान पे, ठीक है, तो वो दूध भी बेच रहा है और वो उस दूध से चाय भी बना रहा है, ठीक है, लेकिन चाय का जो कॉस्ट होता है उसके अंदर तो दूध का कॉस्ट ऐड रहता है, आया ना, है यस ना. सर. तो उसको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि जो दूध वो चाय में ऐड कर रहा है उसको 2 बार काउंट नहीं कर ले, है ना, चाय में भी ऐड कर ले और अलग से दूध का भी प्राइम ऐड कर ले, ये नहीं करना. ठीक है. इसके लिए हम लोग को इंटरमीडिएट गुड अलग करना पड़ेगा और फाइनल गुड्स अलग करना पड़ेगा. समझ में आ रही है बात को? हाँ सर. कैसे करेगा दो हाँ, बार? वो काउंट कैसे करेगा 2 बार दूध को? 2 बार नहीं काउंट करेगा. सपोज कर लो जब तुम चाय बना के बेचती हो, अच्छा एक बात मेरे को बताओ, सपोज कर लो एक आदमी तुमसे इतना एक तो ग्लास में दूध पिया एक आदमी ने, ठीक है, तब तुम उसको उस दूध का दाम 10 रुपया लेती हो, तुम उससे दो वो दूध उसको तुम 10 रुपये बेच रहे हो सपोज, ठीक है, हम्म. और तुमसे बोला सर आप हमको चाय बना के दीजिए, तो तुम उतना ही चाय का 20 रुपया लेती हो. क्यों लेती हो 20 रुपया? क्योंकि दूध का था उसमें 10 रुपया. हाँ, तो तुमने तो दूध को 2 बार काउंट कर लिया ना यहाँ पर. एक बार तो तुमने 10 रुपया, तो तुम जब चाय को 20 रुपया बोल रही हो तब तो उसके अंदर 10 रुपया का दूध भी है ना. हाँ. समझ में आ रहा है आपको? तो चाय का जब हम 20 रुपीज बोल रहे हैं, तो अगर हम दूध को 2 बार काउंट कर लेंगे तो 10 रुपया दूध का और 20 रुपया चाय का, तो मेरा जो नेशनल इनकम है 30 रुपया हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, है ना. ओके. आप किसी को भी 2 बार काउंट नहीं कर सकते वरना आपका नेशनल इनकम यूज हो जाएगा. तो हमको इसको नेशनल इनकम में से डबल काउंटिंग का जो झमेला है इसको हटाना है. इसी के लिए हम गुड्स को सेपरेट कर लेते हैं कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है. समझ में आ रहा बात को? हाँ सर. तो पहला लाइन में क्या बोल रहा है, ऑल थिंग्स दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स. चलो ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज ऑफ द गुड, एंड यूज का मतलब लास्ट में वो कहां पर जा रहा है, दे कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 हेड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. तो फाइनल गुड्स क्या होता है, अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा. इसके अंदर 2 लाइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देनी है यहाँ पर. ठीक है. इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा आप लोग को कि फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर 2 बहुत ही ब्रॉड डिस्टिंक्शन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि फाइनल गुड्स या तो वो कंजम्पशन में यूज हो गया, माने आपने इसको खा पी के नक्की कर दिया, ठीक है, और या फिर वो जो फाइनल गुड्स कब होगा, जब हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे. ठीक है. समझ में आ रही है बात? वी विल एक्सप्लेन दिस इन अ यस सेकंड. सर. ठीक है. तो फाइनल गुड्स का 2 डिफरेंशिएशन है, कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ बोल रहा है गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड. ठीक है. जैसे माने घर में तुम्हारे मम्मी ने 2 किलो दूध लिया, ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी उस 2 किलो दूध का घर में क्या करेगी, चाय बनाएगी, बच्चों को दूध पिलाएगी, है ना. तो वो तो घर में ही हाँ. खत्म हो जाएगा, घर का दूध तो घर के काम में लग जाएगा, है कि नहीं. तो वो फाइनल गुड्स है क्योंकि आप उसको फाइनली कंज्यूम कर ले रहे हैं. समझ में आ रहा बात को? हाँ. तो गुड्स यस परचेज सर. बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड माने जो भी हमारे घर में जो दूध आता है 2 किलो या 3 किलो वट एवर, एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन. घर के दूध को क्या हम आगे कहीं जाके बेचते हैं? नहीं, उसको हम अपने घर में ही यूज कर लेते हैं. ठीक है. तो वो हमारा क्या है, वो हमारा फाइनल गुड्स हो गया. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसको हमने कंज्यूम कर लिया. ठीक है. और यहाँ पर देखो सेकंड केस बोल रहा है गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट.
अब जैसे आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, उस मशीन से आप क्या करोगे, उस मशीन से आप दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, तो वो एक तरह से आपका एसेट हो गया, ठीक है, आप उसको कैपिटल क्रिएशन के लिए यूज करोगे, ठीक है, तो ये भी मेरा फाइनल गुड्स है, ठीक है, क्योंकि हम इसको इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात को? तो ये यस दोनों सर। गुड्स जो आपने खा पी के नक्की कर दिया, वो भी फाइनल गुड्स है, या आप उसको कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो, वो भी फाइनल गुड्स है, ठीक है। हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो फाइनल गुड्स जो हम लोग खा जाते हैं उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके अंदर हम जो कपड़ा पहनते हैं वो भी आता है, जो हम कॉपी यूज करते हैं वो भी आता है, जो हम पेन यूज कर रहे हैं वो भी आता है ना, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज करके खत्म कर दे रहे हैं, वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को अगर हमको टोटल निकालना है कि मेरा टोटल फाइनल गुड्स में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो गुड्स जो हमने घर में यूज कर लिया और वो गुड्स जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है बात को? हाँ सर। ठीक यस है, सर। तो इसको अगर हम ऐसे समझे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल तो भी आएगा ही, ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए इसी के लिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा अभी, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको क्लियर करो। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, ठीक है, नॉर यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। माने जो फाइनल गुड्स होता है ना तो हम उसको वापस रीसेल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाय की दुकान ने दूध खरीदा, तो वो उसका फाइनल गुड्स नहीं है, क्यों? क्योंकि वो चाय बनाने में यूज करेगा और इधर बोला है कि रीयूज नहीं कर सकते हम उसको। करेक्ट। अगर आप कोई भी चीज को दोबारा यूज करने वाले हो तो हम उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया? दैट इज नॉट द फाइनल गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स का दो ही क्राइटेरिया, एक या तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, या वो आपका इन्वेस्टमेंट है, या वो आपका क्या नाम है, आपने इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन में लगेगा या इन्वेस्टमेंट में लगेगा। समझ में आ रही है बात को? हाँ। यस सर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गए? Intermediate good refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। यहाँ पर in the same year बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को ध्यान रखना। in the same year क्यों बोल रहा है? ठीक है, मान लो आपने कोई चीज खरीदा और आप उसको इसी साल यूज अगर आप नहीं करोगे ना, तो वो आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा उस साल के लिए। क्या समझे बात को? हाँ। अगर आपने कोई चीज खरीदा, ठीक है, और वो आपको किसी में यूज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोल खरीदा, ठीक है, कोल आपने खरीदा है, और कोल आपको मैंने सपोज कर लो अपनी इंडस्ट्री के लिए आपको कोल चाहिए, आपने 100,000 टन कोल खरीदा, एक साल में आपने खाली 700 टन कोल यूज किया है, 300 टन कोल यूज नहीं किया है। तो 700 टन कोल जो है जो आपने यूज किया है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, और 300 टन जो आपने यूज नहीं किया वो आपका फाइनल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से ना, वो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया एक तरह से। समझ में आ गया? तो इन द सेम ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात को? यस सर। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग उसको और पढ़ते जाएंगे हमको और क्लैरिटी आता जाएगा, ठीक है। हाँ। अब इंटरमीडिएट गुड्स देखो अपने आप तुम लोग को समझ में आएगा, बोल रहा है गुड्स परचेज फॉर रीसेल, है ना। लाइक एक अगर आप मिल्क डेयरी का दुकान में जाओ, है ना, जहाँ पे दूध बेचा जाता है, तो वो मिल्क डेयरी वाले भी किसी से मिल्क खरीदते हैं, है ना, वो लोग किसी से मिल्क खरीदते हैं और फिर वो लोग कंज्यूमर को बेचते हैं, है ना, तो वो लोग फाइनल उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो वो मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आया क्या बात को? सिमिलरली जो मिठाई की दुकान वाले दूध खरीद रहे हैं, वो लोग दूध से मीठा बनाते हैं ना, छेना बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, दूध की मिठाई बनाते हैं, तो उनके लिए भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो फाइनल गुड्स नहीं है। समझ में आ रही है बात को? यस सर। दीपिका कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अनुष्का कोई प्रॉब्लम? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट में। देखो जो जो गुड्स का एंड हो जा रहा है, ठीक है, या जो गुड्स से हम और गुड्स बनाएंगे, ठीक है, वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। जो गुड्स का एंड नहीं हो रहा है उसको प्रोसेस बाकी है,
वो दूसरे कामों में लगेगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, जैसे मैं सर तुमको एक मिनट रुको, एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने एक ब्रेड खरीदा। ठीक है, ठीक है, अगर तुम ये ब्रेड अपने घर में खा जा रही हो तो ये तुम्हारा फाइनल गुड्स है। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस ब्रेड से सैंडविच बना रही हो और सैंडविच बना के बेच रही हो तो यही ब्रेड तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अभी इसको एक प्रोसेस में और जाना है। क्या समझे बात को? हाँ, तो इसमें सर मशीनरी क्या होगा? मशीन क्यों लगेगा? जरूरी नहीं है मशीन लगे, लेकिन उसको तो हम जैसे मिठाई नहीं बनाने में क्या, नहीं, ये वाला नहीं, अगर एक मशीन हुआ तो वो मशीन क्या होगा, फाइनल की इंटरमीडिएट? नहीं, मशीन तो हमारा फाइनल गुड्स होता है ना, क्योंकि वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। मशीन इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम उस वो मशीन सही से है, लेकिन और गुड्स सर, बनाएंगे। हाँ, तो सर इंटरमीडिएट गुड्स में तो लिखा है ना कि विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो मशीन तो वो काम करता ही है। हाँ, तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगा ना। इंटरमीडिएट में लिखा है ना कि इट इज यूज इधर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। नहीं नहीं, मशीन तो वो और करते हैं पर्टिकुलर चीज, प्रोडक्शन। नहीं नहीं, वो पर्टिकुलर चीज यूज होता है प्रोडक्शन के लिए। मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं, मशीन प्रोडक्शन में और कुछ यूज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एक साइकिल खरीदो, ठीक है, तो साइकिल तुम्हारा एक कंप्लीट मशीन है। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसमें मोटर लगाओगे ना तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। जो अपना ही सामान के ऊपर अगर आप कुछ और चेंजेस कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट है। हमारी बात को, लेकिन वो सामान बन गया है, वो कंप्लीट है सामान। तुमने एक हाइड्रोलिक प्रेस खरीदी, ठीक है, तुमने एक हाइड्रोलिक प्रेस खरीदी। अब क्या तुम इस हाइड्रोलिक प्रेस में कोई चेंजेस करोगे? नहीं। लेकिन तुम इस हाइड्रोलिक प्रेस से एक बर्तन बनाओगे या कुछ और सामान बनाओगे, तब ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज आ रहा है, सो इट इज अ फाइनल गुड। लेकिन अगर हमको हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ चेंज करके इसको बेचना है, तब ये इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या समझे बात को? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बस है, ठीक है, तुमने एक बस खरीदी। ठीक है, अब तुम इस बस से पैसेंजर लोग को लेकर जाओगे, अपना काम करोगे। ठीक है, तब तुम्हारे लिए फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, क्योंकि अब तुम इसको यूज करने वाले हो। ठीक है, ये तुम्हारा कंजम्पशन गुड्स हो गया ना, अब तुम इसको कंज्यूम कर रहे हो, तुम इसको फाइनल, तुम इसको और माने प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन अगर इस बस को किसी फिल्म सिटी वाले ने खरीद लिया और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसके अंदर घर बनाना है जिससे ये अपने स्टार लोग को दे सके, वो होता है ना वैनिटी वैन बनाना है इसको, तब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर अभी चेंजेस होगा। क्या समझे बात को? सर तब आप बताइए, इन्वेस्टमेंट और फर्दर प्रोडक्शन मतलब क्या डिफरेंस रहेगा? दोनों तो एक ही चीज हो रहा है ना। क्या फर्दर प्रोडक्शन मतलब? तुम लोग तो कहाँ कहाँ पे बोलो हम। फाइनल गुड्स में इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में। इंटरमीडिएट में फर्दर प्रोडक्शन दिया है, तो इन्वेस्टमेंट करके ना फर्दर प्रोडक्शन होगा। तुम लोग बेमतलब का बाल का खाल निकालने में लगा हुआ है, बात को समझ नहीं रहा है, क्या क्या बोल रहा है। दे आर जनरली, कहाँ कहाँ पे तुम लोग पढ़ रहे बताओ जरा मेरे को एक बार, यहाँ पर ना, यहाँ समझो। Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production। मतलब आप इस गुड्स को अभी इस गुड्स का काम खत्म नहीं हुआ है आपका। ठीक है, आप या तो इस गुड्स को दोबारा बेचोगे, अभी एक बार और इसको बेचोगे, ठीक है, या आप इसको प्रोडक्शन में यूज करोगे और ये अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देगा, ये कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे जब हम शुगर को लेते हैं ना, तो जब हम शुगर को जब मिठाई बनाते हैं, तब ये चीनी का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है ना, चीनी उस मिठाई के अंदर मिल गया और वो मीठा बन गया, तो इसका आइडेंटिटी भी खो गया, ओके। है ना। जब हम दूध को चाय बनाते हैं तो वो चाय बन गया, फिर वो दूध नहीं रहा। हाँ। हम लोग बच्चे को नहीं देते ना चाय कि भैया आपको चाय नहीं पीना है, आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूध हम बच्चे को पिलाते हैं। चाय क्यों नहीं? फिर चाय अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि चाय का आइडेंटिटी खो गया, चाय हैज चेंज, तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो इसी के लिए वो दूध जो चाय में यूज होता है वो इंटरमीडिएट है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। अब चाय मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि चाय के बाद हम क्या कर लेंगे अब? अब चाय के बाद हम कुछ नहीं बना सकते, तो हमको चाय को, वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया चाय। समझ में आ रही बात को? यस। अब खाली प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि जो दूध हम चाय में यूज कर रहे हैं उसको क्या हम 2 बार काउंट करें? हम उसको 2 बार काउंट करना नहीं चाहते, डबल काउंटिंग करना नहीं चाहते। इसी के लिए हम इंटरमीडिएट को साइड करते हैं, फाइनल गुड्स का वैल्यू को पकड़ते हैं। समझ में आ रहा बात को? ठीक है, तो इसका इंटरमीडिएट गुड्स का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया यह है कि क्या उसका आइडेंटिटी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा बात को? चलो,
तो इंटरमीडिएट इंक्लूड क्या होता है? गुड्स परचेज फॉर रीसेल। इसका मतलब जितने भी रिटेलर्स लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते हैं और उसको फिर दोबारा बेचते हैं आगे ना, तो वो सब उनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना। Yes. समझ में आगे बात को, क्योंकि वो रीसेल करते हैं, ठीक है। या फिर गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, वो भी हमारा क्या नाम है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब आप सोचेंगे तो एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो अनुष्का। They are generally purchased by one production unit from another production unit. That is, intermediate goods remain within the production boundary. नाउ ये प्रोडक्शन बाउंड्री को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये लोग बोल रहा है, यहाँ पर इसको ऐसा समझो, जब तक किसी प्रोडक्ट के अंदर काम होता रहेगा, ठीक है, माने जब तक उसके ऊपर काम होता रहेगा और वो जब तक फाइनली कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन के बाउंड्री में ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने कॉटन बनाया, ठीक है, ठीक है, तो अभी प्रोडक्शन चल रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो, है ना। फिर उसने उस कॉटन को वो सूते वाले को बेच दिया, थ्रेड वाले को, ठीक है, तो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि थ्रेड वाला क्या करेगा? थ्रेड वाले ने उससे कपड़ा बनाया, ठीक है, क्लोथ बनाया उससे, तो ये भी प्रोडक्शन बाउंड्री में ही चल रहा है, ठीक है। फिर क्लोथ किसी ने, गर्भ ने खरीद लिया और उसको पहन लिया, अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया, क्योंकि अब ये फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि अब ये इसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो बाउंड्री है जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मान लो कॉटन था, सपोज कर लो हम लोग 1 यूनिट का बात करते हैं ना, 1 यूनिट कॉटन का बात करें तो अपने लिए इजी होगा, ठीक है। मान लो कि एक शर्ट बनाने के लिए ये कॉटन फार्मर वाले ने 25 रुपया का कॉटन बेचा, ठीक है। फिर इसने 25 रुपया कॉटन को सूता बनाया, उसमें कलर वलर करा, वो सूता 50 रुपया का हो गया, ठीक है। फिर ये 50 रुपया का सूता लेके इसने क्लोथ बनाया, तो ये क्लोथ 100 रुपया का हो गया, इसमें इसने प्रॉफिट जोड़ा और इसको घर को 150 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अब मेरा नेशनल इनकम कितना होना चाहिए? मेरा नेशनल इनकम क्या होना चाहिए? 25, 50, 100, 150 कि खाली 150? खाली 150। क्यों 25, 50 और 100 और 150 नहीं होगा? हम कंफ्यूज नहीं कर रहे, नहीं होगा, बिल्कुल सही बोली अनुष्का, क्योंकि इस 150 रुपया के अंदर ऑलरेडी 25 रुपया जुड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी 50 रुपया जुड़ा हुआ है ना, ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपया जुड़ा हुआ है, और जो इसने बेचा 150 रुपया, जो प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू है, वो मेरा नेशनल इनकम में ऐड होगा। अगर हम इस तीनों को ऐड कर देंगे तो ये डबल ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात को? लेकिन मान लो ये 25 रुपया का कॉटन लेकर गर्भ के पैर में चोट लग गया था, गर्भ ने ये 25 रुपया का कॉटन लिया और अपने वुंड को उसने 25 रुपए के कॉटन से ढक दिया, ठीक है, तब ये 25 रुपया ही मेरा नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनली कंज्यूम हो गया यार, है ना गर्भ? यस। ठीक है। मान लो किसी ने धागा लेकर पतंग उड़ा ली, 50 रुपए का थ्रेड लेके पतंग उड़ा ली, तब मेरा नेशनल इनकम ये 50 ही रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? तो जहां पर वो कंज्यूम हो जाएगा वहीं पर हम उसको नेशनल इनकम पकड़ लेंगे, नहीं तो वो जहां पर बढ़ता रहेगा तब वो मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये मेरा फाइनल गुड्स है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। और हम जब फाइनल गुड्स का कैलकुलेशन करते हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते। समझ में आ रही बात? क्लियर? यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरा प्रोडक्शन यूनिट से खरीदता है, ठीक है। जैसे कॉटन, सूता वाला कॉटन खरीदा, कपड़ा वाला सूता खरीदा, ठीक है, तो वो सब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर में ही है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है ये सब? अच्छा इसको एक बार रीड करो, ये वाला जो ब्रैकेट में, इसको रीड करो। However, all purchases by one production unit from other production units are not intermediate purchase. For example, purchases of building, machinery, etc. are not intermediate purchase if they are not meant for resale, as their value is not included in the value of final good. In fact, such purchases are termed as final products as they are purchased for investment. आप समझ को लो, एक तो रियल एस्टेट वाला है, उस पर बिल्डिंग बनाई, ठीक है,
और हमको एक तो फैक्ट्री चाहिए थी, फैक्ट्री के लिए बने समझ को हमको एक तो फ्लैट ही चाहिए था प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो एक रियल एस्टेट वाले ने फ्लैट बनाया, उस फ्लैट को हमने खरीद लिया, ठीक है, और हम उसमें क्या नाम है अपना क्या नाम है प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, अपना वो मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी दुकान बन गई, ठीक है। तो वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, है ना, क्योंकि अब हम उसको यूज कर रहे हैं, वो मेरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हम उसको यूज करेंगे तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर हम उससे वो फ्लैट खरीद के किसी और को बेच देंगे तब मेरा वो फ्लैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हम एंड यूज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एंड यूज क्या हो रहा है, उससे हमको मालूम पड़ेगा ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आ रही है बात को? सर हाँ बोलो। लेकिन अगर वही फ्लैट को हम लोग खरीदे और रेंट में चढ़ा दिए तब क्या होगा? गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरह से ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उस फ्लैट को हमने खरीद लिया और हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो एक तरह से तो लेकिन यहाँ पर देखो ये वैसा ही होगा, ये भी एक्चुअली जो फ्लैट का जो कॉस्ट होगा ना वो मेरा एक तरह से फाइनल ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन जो होता है मेरा फाइनल होता है, ठीक है। उससे जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया ना, उससे जो प्रोडक्ट बनता है हम उसी को तो बेचते हैं, माने वो मेरा कैपिटल क्रिएशन हो गया, माने हम प्रोडक्ट बनाते हैं फिर बेचते हैं। यहाँ पर वो तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया जिससे तुम रेंट ले रहे हो, ठीक है। तो वो जो मशीन का जो कॉस्ट है वो फाइनल गुड्स हो गया, और वो जो तुम्हारा रेंट है वो तुम्हारा अलग इनकम हो गया। एग्जैक्टली वही तो हो ना, हम मशीन बनाते हैं और हम उससे बर्तन बनाते हैं, तो मशीन जो हो गया वो फाइनल गुड्स हो गया, और बर्तन हम बना के मेरा सेल करते हैं तो वो मेरा अलग इनकम हो गया। लेकिन मशीन का जो कॉस्ट है वो फाइनल हो गया, सिमिलरली जो फ्लैट का कॉस्ट है वो फाइनल हो गया, और जो मेरा रेंट है वो प्रोडक्ट है। तो मेरा मतलब यस। गुड क्वेश्चन बट चलो आगे। अब तुम लोग भी ना पढ़ पढ़ के सोचता अच्छा कहाँ से निकाले कुछ और एक तो था। कंसेप्ट नहीं समझ रहा कुछ में उसके अंदर क्वेश्चन निकाल रहा है। चलो वेरी गुड। सेकंड वाला पॉइंट रीड करो, क्या नाम है गप सेकंड, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। They have derived demand as the demand depends on demand for final goods. अब बोल रहा है इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो डिराइव डिमांड है, ठीक है। ऑब्वियसली ना अगर ज्यादा मिठाई बिकेगा तो ज्यादा दूध लगेगा, है ना। तो उसका डिपेंड करता है कि मेरा डिमांड कितना है। जैसे एक तो मिठाई वाला है जिसका सेल बहुत ज्यादा है मिठाई का, तो उसका दूध का डिमांड ज्यादा होगा। एक मिठाई वाले का सेल कम है तो उसका डिमांड कम होगा। तो ये सब डिराइव डिमांड है, डिपेंड करता है फाइनल डिमांड ऑफ द गुड्स के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Durable goods like नहीं trucks, नहीं, दे आर नॉट येट aircrafts. रेडी, दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल। अच्छा. They are not yet ready for use by the final users. That is, some value has to be added to the intermediate goods. For example, sugar purchased by a sweet shop is an intermediate good, as some value is to be added to sugar for making sweets. हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दे आर नॉट द फाइनल, है ना, क्योंकि दे आर नॉट येट रेडी फॉर द फाइनल यूजर, ठीक है। अगर तुम किसी मिठाई का दुकान में जाके बोलेगा कुछ मीठा दे दो तो तुम उसको क्या चीनी दे देगा? है ना, मिठाई का दुकान में लगेगा यार कुछ मीठा खाने का मन है, कुछ बढ़िया मीठा दो, तो तुमने उसको चीनी दे दी, लो खाओ मीठा। अरे नहीं भाई, उसको चेंज करना पड़ेगा ना, उसका संदेश बनाना पड़ेगा, है ना। तो अभी वो रेडी नहीं हुआ है, ठीक है, वो उसको उसके ऊपर रेडी करने के लिए काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर और भी थोड़ा सा और चेंज आ गया, ठीक है। एक तो आ गया ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। चलो व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स, पढ़ो अनुष्का, एक अनुष्का पढ़ो, Durable. एक बार घर पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा ना, वन वन। चलो अनुष्का। Durable goods like trucks, aircrafts, vehicles, etc., purchased by government for military purposes are included under the category of intermediate goods, as they are used to produce defense services and not for market sale. अब देखो ये ना थोड़ा सा एक्सेप्शन पॉइंट्स है, ठीक है, इसको आप एक्सेप्शन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो ट्रक्स है, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल्स है, ये दो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से हम कुछ नया प्रोडक्शन नहीं कर रहे, है ना। माने इसको जैसे जैसे अगर समझ को लो गवर्नमेंट ने एक तो अपना जीप खरीदा, ठीक है, या अपना एक तो गाड़ी खरीदा, जिससे वो लोग क्या नाम है अपनी आर्मी को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तुम बोलेगा सर ये तो जो ट्रक है, ये जो ट्रक है ये तो क्या नाम है मेरा कैपिटल उसमें आ जाना चाहिए, फाइनल गुड्स में आना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग इसको ये जो गवर्नमेंट वाला जो है जो मिलिट्री पर्पस के लिए है उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे हम कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना। और इसको ये लोग जो बोल रहा है बेसिकली ये डिफेंस के काम में लगेगा और ये मार्केट में सेल नहीं होने वाला है। हम उसको दोबारा मार्क जो भी डिफेंस का जो मैंने
हम जो अपने जो मिलिट्री की सर्विस है उसको मार्केट में नहीं बेचने वाले, ठीक है। तो हम इसको फाइनल गुड्स नहीं बोलते, इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स में रखते हैं। ये आपको याद रखना, एक्सेप्शन थोड़ा सा है यहाँ, ठीक है। तो जो भी ये है, ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेस आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज नॉट फॉर मार्केट सेल। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आता भी है, तो आप लोग उसको याद रखना अलग से, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Value of intermediate goods is merged with the value of final goods. For instance, suppose a miller buys wheat worth rupees 700 and converts it to flour worth rupees 1000. Now, the value of flour, that is the final good, includes the value of wheat, that is the intermediate good. ये तो वही वाला एग्जांपल हो गया। मान लो, सपोज कर लो, एक आदमी है जो बोलता है ना, वो अमृत भोग आटा बेचता है, ठीक है। अमृत भोग आटा बेचता है, ठीक है। तो अमृत भोग आटा बनाने के लिए उसको गेहूं खरीदना है ना। उसने गेहूं खरीदा 700 का और उसने उसको बेचा 1000 रुपया, ठीक है ना। इस 1000 रुपये में जो वो बेच रहा है उसके अंदर गेहूं का वैल्यू भी है और उसका कॉस्ट भी है और उसका प्रॉफिट भी है ना। तो हमारा नेशनल इनकम क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए कि 1700 होना चाहिए? 1000. 1000 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें 700 भी जोड़ देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्योंकि आपने एक बार वीट को ले लिया, ठीक है, फिर आप इसके अंदर भी तो वीट का वैल्यू घुसा हुआ ही है, तो आप डबल काउंटिंग नहीं कर सकते, वरना ये चीटिंग हो जाएगा एक तरह से। समझ में आ रहा बात को? तो ये आपको इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू हटाना पड़ेगा। समझ में आती बात? Yes. अरे भैया, बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है नेशनल इनकम के लिए, इतना आसान नहीं। चलो, प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी जैसे मैंने तुमको समझा ही दिया था, ठीक है। ये एग्जांपल भी कुछ वैसा ही है। चलो रीड करो। Production boundary. The concept of production boundary is very significant to understand the difference between intermediate and final goods. The production boundary is the line around the productive sector. As long as goods remain within the production boundary, they are intermediate goods, and when a good comes out of this boundary, it becomes a final good. जैसे मैंने तुमको समझाया अभी थोड़ा देर पहले ही, कि जब तक वो उसके ऊपर काम होता रहेगा, ठीक है, एक चीज के ऊपर दूसरा चीज का काम होता रहेगा, वो प्रोडक्शन बाउंड्री में रहेगा, ठीक है। एक बार जब उसके ऊपर काम होना बंद हो गया और वो फाइनली यूज के लिए रेडी हो जाएगा, तब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल जाएगा। जैसे हम लोगों ने वो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 2000 का कॉटन बनाया फार्मर ने, ठीक है। फार्मर ने उसको थ्रेड वाले को बेच दिया, उसने 3000 का थ्रेड कर दिया, ठीक है। फिर ये कपड़े वाले ने खरीद के उसको 4500 में कर दिया और कंज्यूमर ने उसको 4500 में खरीद लिया। तो ये जो तीनों प्रोसेस है जहां प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये अभी हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री है। और जैसे ही ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया, यहाँ पर ये इसके बाहर आ जाएगा। जब बिकेगा तब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात को? Yes, sir. चलो, इन द गिवन डायग्राम पढ़ो। In the given diagram, there are three production units, A, B, and C. The thick border drawn around these three units is the production boundary. Within this limit, cotton and thread are intermediate goods. Cloth is a final good as it lies outside the purview of production boundary. तो ये जो खरीद रहा है यहाँ पे फाइनल गुड जो क्लॉथ है, यहाँ पर ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्लॉथ बोल रहा है, यहाँ पर भी क्लॉथ बोल रहा है, यहाँ पर शर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग का फाइनल गुड हो गया यहाँ पर, क्योंकि अब ये कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये बोल रहा है हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है बेसिक, ठीक है। चलो रीड करो अनुष्का। सर, हाँ बोलो। लेकिन अगर ये जो सी है उसने वो क्लॉथ बेचा किसी लाइक होलसेलर को, तो वो होलसेलर बाउंड्री के अंदर आएगा कि बाहर आएगा? अगर वैसे तो बाउंड्री के अंदर ही आएगा ना वो, क्योंकि अभी उसको और ऐड ऑन वो करेगा, रीसेल वो का, रीसेल कर रहा है ना वो उसको अंदर। How to classify goods as intermediate goods and final goods. The distinction between intermediate goods and final goods is made on the basis of the use of product and not on the basis of product itself. एक सेकेंड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको अगर डिस्टिंक्शन करना है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में, तो आपको प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, प्रोडक्ट के यूज पे ध्यान देना है, ठीक है। वही दूध आपका फाइनल गुड्स भी हो सकता है और वही दूध आपका इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। अगर हम उस दूध से चाय बना रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है,
अगर हम उस दूध को बच्चे को डायरेक्टली पिला दे रहे हैं तो फाइनल गुड्स है, ठीक है। एक ही गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. चलो फॉर एग्जाम्पल, Okay. अच्छा कहाँ से पढ़ के पढ़ो? For A commodity. A commodity can be intermediate good as well as a final good. For example, depending upon its nature for use. For example, sugar is an intermediate good when it is used by sweet shop for making sweet. However, if it is used by the consumers, then it becomes a final good. Second, similarly, milk is an intermediate good when it is used in dairy shops for resale. However, it becomes a final good when it is used by the households. समझ में आ गया बात को? Yes. है ना, घर में हमने दूध पी लिया, फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन अगर डेयरी मिल्क वाला तो उसको रीसेल करेगा तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट रीड करो, ये जो है ब्रैकेट में कर। So it must be noted that distinction is made on the basis of end use. If end use of a good is consumption or investment, then it is a final good. However, if the good is used for resale or further production in the same year, then it is an intermediate good. देखो सेम ईयर बार बार बोल रहा है, ध्यान रखना इस बात को। सेम ईयर का मतलब ये हो गया उस साल अगर यूज हो गया है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन अगर वो बच गया तो वो फाइनल गुड हो जाएगा उस साल के लिए, क्योंकि वो तो फाइनली प्रोड्यूस हो गया ना। जैसे चीनी अगर हमने चाय में डाल दी, है ना, मतलब मान लो हमारे खेतों में 100 टन चीनी उगी, ठीक है, उसमें से 80 टन चीनी जो है वो यूज हो गई, ठीक है, तो वो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, क्योंकि वो किसी और काम में यूज है। माने समझ गया ना, माने या तो वो किसी ने चाय वाले ने ले लिया, आदमी लोग ने खा लिया, लेकिन वो जो 200 टन चीनी है जो बच गई, वो भी तो मेरा एक तरफ प्रोडक्ट है ना उस साल का, तो उसका भी तो नेशनल इनकम निकलना ही चाहिए। समझ में आ रहा बात को? तो हमारा जो बच जाएगा वो भी नेशनल इनकम में आएगा, क्या रखना है इस बात, ठीक है। इसी के लिए बार बार सेम ईयर बोल रहा है कि गुड्स यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, देन इट इज अ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड अगर नहीं बिक रहा है तो वो आपका फिर फाइनल गुड्स हो जाएगा। इसको ऐसा भी समझ लो, सपोज कर लो एक चीनी का दुकान है, उन्होंने 100 किलो चीनी खरीदा, ठीक है। मिठाई का दुकान है, 100 किलो चीनी खरीदा, ठीक है, उसमें से 80 किलो चीनी उन्होंने दूध में यूज कर लिया, मिठाई बेच दिया, 20 किलो बच गया। तो ये 20 किलो तो इस साल का नेशनल इनकम में आना चाहिए ना, चीनी का वैल्यू, नॉट द मिठाई का वैल्यू। चीनी का वैल्यू तो हमारा नेशनल इनकम है, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ है ना। तो इस साल तो हमने तो उगाया इसी साल था, जो हमने इंटरमीडिएट में यूज कर लिया वो तो मिठाई का दाम से नेशनल इनकम निकल गया कि इतने रुपए की मिठाई बेची। और ये 20 किलो चीनी का क्या, ये तो बच गया, लेकिन चीनी भी तो एक प्रोडक्ट है ना इस साल का, वो भी तो उगाया है हमने, ठीक है। तो यूज नहीं हुआ तो मेरा फाइनल गुड्स हो गया। समझ में आ रहा बात को? क्या समझी अनुष्का? तो सर 20 kg का इन्वेस्टमेंट कब बाद में यूज होगा? अरे ये एक तरह से हमारा स्टॉक हो गया, तो अब ये मेरा फाइनल गुड्स ही हो गया इस साल के लिए। अगले साल का अगले साल देखेंगे तो इस साल तो देश ने 100 किलो चीनी उगाई, 80 किलो आपने खा गए, आपने उसकी मिठाई बना ली, तो आपने नेशनल इनकम अपना पकड़ लिया। लेकिन जो 20 किलो चीनी था जो हम यूज नहीं किया, लेकिन किसान ने तो 20 किलो बनाया, तो वो तो मेरा प्रोड्यूस हुआ, तो वो तो मेरा नेशनल इनकम में आना चाहिए, उसका जो वैल्यू है। समझ में आ रही बात को? यस सर। चलो, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। ये हम लोग बार बार चीख चीख के यही समझा रहे हैं कि नेशनल इनकम में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलो रीड करो। हमको रीड करना है? हाँ, कौन रीड कर रहा था? नहीं भी रीड करना। National income includes only final goods. Only final goods are included in national income. The intermediate goods are not included in the national income as they are already included in the final goods. If their value is added again, it will lead to double counting. For example, out of wheat and flour, only flour, final good is included in national income as value of flour already includes the value of wheat, intermediate good. समझ में आ गया बात को? तो हम लोग जब आटा का दाम जोड़ते हैं, उसमें हम लोग गेहूं का दाम नहीं जोड़ते, क्योंकि जो आटा का दाम है उसमें गेहूं का दाम इंक्लूडेड है ना। अमृत भोग जो आटा है उसमें जो आटा बन रहा है उसमें तो गेहूं का भी दाम है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
The distinction between final and intermediate goods is required to estimate correct value of gross domestic product, that is GDP. In the absence of this distinction, GDP may be overestimated and may lead to problem of double counting. अब क्या पता चाइना वाला जो अपना जीडीपी बताता है उसमें डबल काउंटिंग करके बता रहा हो है ना। बहुत सारा कंट्री भी तो कर सकता है कि भाई हमारा जीडीपी इतना है, हो सकता है डबल काउंटिंग कर रहा हो, क्या पता, है ना। तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई तो बहुत सारा अपना फ्लेयर अप करने के लिए जीडीपी पता नहीं, ये भी एक चीटिंग हो सकता है। तो जीडीपी में हम खाली फाइनल गुड्स का पैसा लेंगे, इंटरमीडिएट का नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। देखो ये एक तो आ गया पॉइंट जो मैं तुम लोग को बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। जो यूज हो जाता है, जो बच जाएगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ही होगा। चलो इस पर एक सारा एग्जांपल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, पढ़ो। Goods used up in the same year are intermediate goods. It should always be remembered that intermediate goods are used up in the same year. If they remain for more than 1 year, then they are treated as final goods. For example, suppose X Limited purchases 10 tons coal in 2022 for making glass tubes. Only 7 tons coal was used up in 2022. Now, 7 tons coal will be taken as intermediate goods and remaining 3 tons coal will be treated as final goods and will be included in national income. समझ में आ गया। अभी जो कोल है तो अपना इंडिया का रिसोर्स है ना, हमने इंडिया के माने नीचे से माइन से 10 टन कोल निकाला, ठीक है। 7 टन कोल यूज हो गया, तो जो हमने ग्लास बनाया उसके अंदर उसका दाम चला गया होगा ऑलरेडी, है ना, वो तो कंज्यूम हो गया उसके अंदर में। तो जो 3 टन कोल बच गया, क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं, वो तो इसी साल प्रोड्यूस हुआ था, माइन से निकाला था, तो वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसको भी हम उसका वैल्यू को कन्वर्ट करके अपना नेशनल इनकम में जोड़ लेंगे। समझ में आ गया बात को? चलो, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स एक एक करके डिफरेंस पढ़ेंगे। Final goods versus intermediate goods. Final goods meaning. Final goods refer to those goods which are used either for consumption or for investment. Intermediate goods meaning. Intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. क्लियर हो गया? इसमें या तो हम उसको कंज्यूम कर लिए हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया, माने मशीन में लगा दिया, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? या तो उसको रीसेल करना है या उसको एक स्टेप और जाना है, एक या 2 स्टेप और जाना है, फर्दर प्रोडक्शन और होगा, उसके ऊपर और काम करना बाकी है, ठीक है। चलो, नेचर। जब तक तुम लोग को डिग्री नहीं मिल जाता ना भाई, जब तक तुम लोग को कोई सर्टिफाइड डिग्री नहीं मिल जाता, तब तक तुम लोग सब इंटरमीडिएट गुड्स ही है कि नहीं है ना। जब तक तुम पढ़ाई एंड नहीं करेगा तुम इंटरमीडिएट गुड्स ही है। वंस तुमने पढ़ाई एंड कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया, यू आर हैप्पी, देन यू आर फाइल कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या आई एम इंजीनियर, ठीक है, या आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर लोग तो इंटरमीडिएट ही रहता है, वो लोग ये सर्जन और ये और वो करता ही रहता है। तो जब तक वो लोग खुश नहीं हो जाएगा, एंड नहीं हो जाएगा, तब तक वो लोग इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज अभी उनके ऊपर और काम करना बाकी है, ठीक है। चलो, नेचर। Final goods nature. They are included in both national and domestic income. Intermediate goods nature. They are neither included in national income nor in domestic income. ऑब्वियसली हम लोग का नेशनल इनकम जो माने जो हम लोग का डोमेस्टिक इनकम है, उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलता था याद है कि भूल गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, भूल गया ना? जो इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होगा either by the resident or non-resident. सुपर्ब अनुष्का, क्या बात है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में होता है, और वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी करेगा वो हमारा उसमें आएगा। और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है बोलो? उसका अपोजिट हो जाएगा। नेशनल प्रोडक्ट में रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट ही प्रोड्यूस करेगा, बट वो इकोनॉमिक टेरिटरी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इंडिया के अब्रॉड भी कोई प्रोड्यूस करेगा, देन वो उसके नेशनल क्या प्रोडक्ट रहेगा। बात है उसका, तो सही पकड़ लिया, ऑपोजिट है उसके। वेरी गुड। ये बार बार बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये तुमने बहुत अच्छा एक तो वर्ड बोल दिया, ऑपोजिट होना चाहिए ना। इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कोई भी कर सकता है, ठीक है। और उसमें उल्टा होता है, उसमें नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, वो डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है उसके बाद, ठीक है। क्लियर कर? Yes, sir. इसको डेली 1-2 बार रिवाइज करते रहना, हाँ, जब तक ये दिमाग में नहीं रहेगा ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा इसको 1 दिन 2 दिन करके इसको रिवाइज करते रहना कि क्या है ये, ठीक है। चलो, नेचर।
नीचे तो हो गया सर, फिर फाइनल गुड्स का हाँ वैल्यू एडिशन, they are ready for use by their final users, that is no value has to be added to the final goods. And intermediate goods ka value addition, they are not ready for use, that is some value has to be added to the intermediate goods. तो अभी तुम लोग क्लास 12 में हो, तुम लोग नॉट रेडी है ना। अभी शादी नहीं होगा भाई, खुश मत हो, अभी और यूज करना तुम लोग, अभी और तुम लोग वैल्यू ऐड करना। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्शन बाउंड्री। Final goods production boundary, they have crossed the production boundary. Intermediate goods production boundary, they are still within the production boundary. चलो नेक्स्ट। The final goods example, milk purchased by households for consumption, car purchased as an investment. And intermediate goods example, milk used in dairy shop for resale, coal used in factory for further production. क्लियर हो गया ये पूरा? चलो Yes. अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इससे आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, पहला, पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशर पेपर परचेज किया है, तो ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएट गुड्स ही होगा। क्यों? सर क्योंकि उसमें वो जो पब्लिशर है वो कुछ अपना कुछ भी आर्ट वार्ट जो भी है वो अपना करेगा ना पब्लिश, तो वो वो और किताब उसमें लिखेगा या वो न्यूज़पेपर बनाएगा है ना, या मैगजीन्स करेगा, तो पेपर तो उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि लोग तो वो तो मैगजीन बेचेगा ना, और मैगजीन पेपर में लिखते हैं, तो पेपर का भी एक यूज बाकी है ना, तो इट इज कन्वर्टेड डाउन टू अ मैगजीन है ना, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलो, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फाइनल Final. प्रोडक्ट होगा। क्यों? एक तरह से स्कूल का इन्वेस्टमेंट भी हो गया ना, एसेट है, वैसे भी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा है ना, और अब इसको तो बेचना नहीं है, इसी के ऊपर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और उसका रीयूज नहीं है कोई भी, इसमें कुछ एडिशन भी नहीं करना है। ठीक है, सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, फाइनल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, मिल्क परचेज बाय योर मदर, Final. फाइनल, वो तो पिलाई के Sir, दूध लो, उसका दूध पियो, लो घर दूध पियो, बुद्धि आएगा, अच्छे से एग्जाम देना है ना, तो ऑब्वियसली मम्मी लोग तो दूध ठूस ठूस के पिला देती है, दूध नहीं पिया अभी तक है ना, तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, चलो सर नंबर। लेकिन हाँ हाउस बोलो। होल्ड में भी सर मिल्क का मतलब दोनों ही तो हो सकता है, क्योंकि यार जैसा आप बोले कि मिल्क और चाय मतलब दोनों ही तो बन ही सकता है हाउस होल्ड में तो तो। कंज्यूम तो कर रहा है, बेस थोड़ी ना अच्छा है। लेकिन अगर मिल्क अगर आप चाय कर रहे हो तो उसके हिसाब से मिल्क तो आपका फिर इंटरमीडिएट हो गया ना। अरे तो नहीं, अगर हम उस यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा कि उसको बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, हम उसको कैसे भी यूज करें ना, मम्मी चाय बना के पड़ोसी की थोड़ी ना बेच रही है। लेकिन अरे चाय ब्रेड बना को रहे तो। सुनो सुनो सुनो, ब्रेड का तुम पकौड़ा बनाओ, ब्रेड का तुम बटर अच्छा लगाओ, हाँ ब्रेड हाँ का या टोस्ट हाँ सर लगाओ, हाँ सर ब्रेड तो हाँ तुम सर हाँ यूज ही सर कर रहा है। अरे भगवान, ये सही खाली बात है सही प्रॉब्लम ही बात क्रिएट करेगा। अरे मम्मी जब सही। तुम्हारी आटा लेकर आती है तो उसका हलवा भी बनाती है, उसका पराठा भी बनाती है, उसका रोटी तुम अलग अलग लगाएगा, वो सब तो कंज्यूम हो रहा है ना, हम उसको क्या करें, खा ही जा रहे हैं ना उसको। चलो आगे। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, ये तो ग्रोसरी वाला तो इंटरमीडिएट बेचेगा हुआ, ही ना, अपने घर थोड़ा ले जाएगा, बेचेगा ही। तो दाल चावल सभी खरीद के बेचता, तो ग्रोसरी वाला है, तो उसके लिए तो रीसेल होना है अभी उसको, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही हुआ। चलो नेक्स्ट। कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, Intermediate. इंटरमीडिएट हो गया। क्योंकि प्रोडक्शन में काम आएगा ना, जब एनर्जी चाहिए उन लोगों को तो मशीन चलाने के लिए ना, तो उसको लगाएगा तभी तो बनेगा, मशीन चलेगा फिर वो। चलो नेक्स्ट। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, फाइनल। Final होगा. फाइनल हो गया, इसको बैलेंस शीट में देख लो ना, आएगा मेरा कंप्यूटर से है ना, कंप्यूटर इज एन एसेट फॉर अ फर्म ना, काम आएगा मेरे, तो एसेट क्रिएट हो रहा है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। चलो नेक्स्ट। कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, अब पहले के जमाने में मम्मी लोग चूल्हा मैंने कोई चूल्हा जलाती थी ना, कोयला से चूल्हा जलता था, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो एलपीजी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कोयला जो होता है वो चूल्हे में जाता है, तो वो फाइनल कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर है ना। चलो आगे। मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर, इंटरमीडिएट हो गया बेचने के। बेचना है उसको, रीसेल करना, इंटरमीडिएट हो गया, सीधा से ही कहानी। ठीक है नेक्स्ट। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंप्यूटर सॉरी कंज्यूमर, माने दाल खरीदा घर वालों ने, फाइनल हो गया फाइनल हो फाइनल गया, हो बिग बाजार में गया, बिग बाजार तो बंद ही हो गया अभी। तो क्या नाम है, वो फाइनल ही हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो। चॉक्स डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय स्कूल,
अच्छा, It's an इसको है ना intermediate कुछ product. कुछ चौक, कुछ कुछ डस्टर, ये सब कुछ बच भी जाता होगा ना स्कूल में, लेकिन हम लोग इसको ना बहुत छोटा अमाउंट है तो हम लोग इसको इंटरमीडिएट ही मान लेते हैं कि इस साल यूज हो गया सारा, है ना। जो मैंने इसका क्या स्टॉक रखेंगे यार, 10 रुपया 15 रुपया का क्या स्टॉक रखेंगे, तो इसको इंटरमीडिएट ही मान के चलता है। दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये यूज हो जाता है। कि हमने चौक खरीदा, बच्चों ने तो चौक मार मार के खराब भी कर दिया, तो इसका क्या, तो मैंने चौक का क्या अपन इन्वेस्टमेंट में डालेंगे इसको, ठीक है। तो इसको एक छोटा अमाउंट है तो उसको इंटरमीडिएट में डाल देते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने अपने ऑफिस के लिए एक डब्बा पेंसिल खरीदी स्टेशनरी, ठीक है, उसमें तुमने 5 पेंसिल यूज कर ली, 5 बच गया, अब तुम क्या उसको इन्वेस्टमेंट बोलेगा? उसको अरे एक्सपेंस डालो बोलोगे. इंटरमीडिएट में यार, यूज कर ली पेन, चुरा लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Fertilizers used by the farmers. इंटरमीडिएट होगा क्योंकि उससे और प्रोडक्शन हो. से और हम लोग क्रॉप्स बनाए, क्रॉप्स उगेगा, ठीक है। चलो, प्रिंटर परचेज बाय Printer लॉयर, purchased by a lawyer. इन्वेस्टमेंट है भाई, उसके बैलेंस शीट में आएगा, फाइनल प्रोडक्ट है उसका, है ना। चलो Yes. नेक्स्ट। Wheat used by the flour mill. ऑब्वियसली इंटरमीडिएट आटा बनाएगा भी उसका, ठीक है। Unsold coal with trader at year end. हाँ, ये देखो, ये जो कोल है बच गया है, फाइनल हो गया ये. तो इसको फाइनल लेंगे। जो यूज हो गया, जो गया वो गया, जो बच गया वो बच गया। समझ में आ गया बात को, ठीक है। तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट। Cotton used by a cloth mill. इंटरमीडिएट. ठीक है, अभी ये इसका बनेगा, कॉटन से कपड़ा बन रहा है। चलो नेक्स्ट। फिर wheat used by households. Final. फाइनल प्रोडक्ट. तो सर हाउसहोल्ड मतलब फाइनली घर घर होगा. घर मतलब घर, हाँ. हाउसहोल्ड अगर में कुछ भी आया हाउसहोल्ड में तो फाइनली होगा. हाँ वो फाइनल ही होगा बेसिक। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म. Product investment है वो. हाँ, माने उसने उसमें आइसक्रीम बेचेगा, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक लगा के बेचेगा, तो उसका एक तरह से इन्वेस्टमेंट में ही आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट है, उससे और कुछ नहीं करने वाला। चलो, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप. इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट समझ स्वीट में आ गया आपको। बनाएगा. अभी Yes इससे sir. मिठाई बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर में थीसिस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये। और Yes. इसको हमेशा याद रखना, तुम लोग इसको रिवाइज करता रहना बार बार। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। आज अनुष्का ने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया हम लोग को, कि दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। एक में डोमेस्टिक टेरिटरी है, एक का क्राइटेरिया डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें अपना रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है। और नेशनल प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है कि नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, वो इकोनॉमिक टेरिटरी या उसके बाहर भी हो सकता है ना। तो वेरी वेल डन अनुष्का, बहुत अच्छा तुमने बोला, अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। और गर्व इसको रिवाइज करते रहना, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। चलो, यस. बाय बाय। Thank you sir.